क्या आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपद रहे हैं और जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद आपका अयोध्या वाले क्षेत्र में पाया जाता था, जो कि कौशल था, और उसकी कैपिटल जो थी वो आपकी अयोध्या थी, जो कि आज भी एक मेजर सिटी है यूपी का। तो इसी तरीके से ये टोटल 16 महाजनपद थे और सबकी कैपिटल्स रही हैं, और वो सारे क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए। जैसे कि एक उनमें से था मथुरा, जिसकी कैपिटल रही है सूरसेन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आपके पास हैं, और अगर नहीं हैं तो चलिए, ये सीरीज बिल्कुल आप ही के लिए है। आपको यूपी पीसीएस रिवीजन के लिए ये सीरीज बहुत एसेंशियल है, जिससे आपकी तैयारी का एक अंदाजा लगाएंगे आप कि आप किस लेवल पे तैयार हैं एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि अगर पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी कमजोर है। तो चलिए 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। So, the first question is, the rulers of which of the following dynasty have been called as श्री पर्वतीय? तो बताना है कि श्री पर्वतीय को पुराणों में श्री पर्वतीय किसे कहा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक और खारवेल सबके नाम आपने सुने हैं, मगर इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो है ए, है ना। आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज वाकाटक। और आपको पता होना चाहिए वाकाटक जो है वो साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी थी, जो कि डेक्कन के पार्ट में बहुत अच्छे से रूल करती है, और सातवाहनों के बाद में ये आए थे पावर में। और अगर आपने थोड़ा अंदाजा हो आपको, तो वाकाटक का जो मेंशन है वो मेनली गुप्ता से रिलेटेड है। अब कैसे? क्योंकि गुप्ता की जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उनकी अपनी बेटी जो थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बेटी जो थी, उनका नाम था प्रभावती गुप्त, है ना। तो उनकी डॉटर जो थी, उसकी उन्होंने शादी कहाँ पे की थी? वाकाटक रूलर से की थी, ठीक है। तो इसीलिए वाकाटक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर बाद में रूलर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद प्रभावती गुप्त जो थी, जो कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री की पहली फीमेल लीडर रही है, क्योंकि उन्होंने ही वाकाटक डायनेस्टी को संभाला था उसके बाद। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डायनेस्टी आपके लिए, और पेपर्स में रहती है। बस आपको नाम क्या याद रखना है? श्री पर्वतीय। The official agronomy during Mauryan age was related to which of the following field? तो देखिए, ये मौर्यन एज से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और इसमें ये पूछा गया है कि जो एग्रोनोमॉई है आपका, ये एक ऑफिशियल का नाम दिया गया है, और आपसे पूछा गया है ये कौन सा काम से जुड़े हुए थे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, ये जो राइट आंसर है आपका इसका सी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। एग्रोनोमॉई जो है, और इसी तरीके से एग्रोनोमॉई, एस्ट्रोनोमॉई, ये दो तरीके के मेनली आपको डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो कि ग्रीक टेक्स्ट में मिलते हैं। वो किसका था आपका? मौर्यन एज में एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक टेक्स्ट है आपका, जो कि किसका था? मेगास्थनीज का, ठीक है। मेगास्थनीज का नाम सबको पता होगा, और उनका टेक्स्ट आप लोग सब याद रखेंगे, दैट इज इंडिका। और इसी इंडिका में आपको मिल रहा है ये इंफॉर्मेशन कि जो ये एम्प्लॉयज हुआ करते थे एग्रोनोमॉई, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, और उसमें भी मेनली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड थे। कहीं कहीं आपको वेट्स एंड मीजर्स भी मिलेगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ दिस ओनली, ओके। ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर मेंशन्ड, ये पूरी तरह सही नहीं है, बट आप इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। चलिए, अब यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है, महाजनपद और उनकी कैपिटल से हमें मैच करना है, जो कि मैंने शुरू में ही आपसे पूछा है। तो जब तक आपको 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स नहीं याद होंगी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और चलिए, देखिए मत्स्य महाजनपद आपका कहाँ पे था? तो मत्स्य की जो कैपिटल है आपका, दैट इज विराटनगर। मत्स्य विराट ऐसे याद कर लीजिए। कुरु, कुरु सबको पता होगा। कुरु का जो क्षेत्र है वो मेनली आपके दिल्ली वाला क्षेत्र है, और दिल्ली आपको पता है इंद्रप्रस्थ आज भी दिल्ली में एक जगह है, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखते हैं, ये जो आपका सूरसेन दिया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये आपका कहाँ से है? मथुरा की कैपिटल हुआ करता था। वहीं अगर हम अश्मक की बात करें, तो अश्मक था आपका वो पोतन, है ना, पोतन बोलते थे उसे, एक साउथ इंडियन कैपिटल है। तो ये आपका राइट मैच हो गया। तो लेट्स सी, 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1, 2, ये ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और मैंने अभी बताया, आपसे शुरू में पूछा कि कौशल की कैपिटल क्या थी आपकी? अयोध्या, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजन। वी हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसेसर्स। ठीक है, चोलास के बारे में, चोला जो रूलर थे आपके साउथ इंडिया में, उनके बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसका रीजन क्या है? तो रीजन दिया है, जो चोला रूलर्स थे वो एक प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट वाज
इंस्क्रिप्शन को लिख रहे थे वो, है ना। उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं दीवारों पे, आपकी टेम्पल वॉल्स पे। और आपको पता है चोल जो राजा थे उन्होंने कई मंदिर बनवाए, जिसमें आपका बृहदीश्वर टेम्पल है, आपका गंगईकोंड चोलपुरम है। तो इस तरीके से कई टेम्पल्स बनवाए उन्होंने। तो इसीलिए आपका जो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि उनके उन्होंने इतने डिटेल्ड टेम्पल इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो, जिससे हमें उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको पता है चोल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका। बहुत ही सरल सवाल है ये, आपको सबको पता होगा कि भीमबेटका जो है, आपको पता है ये एक आपको मीजोलिथिक आर्ट का एग्जाम्पल है आपके लिए। और आपको इनिशियल जो आर्ट दीवारों पे उन्होंने कर रखी है, जो आपकी गुफाएं हैं भीमबेटका की, उसमें आपको पत्थरों पे आपको आर्ट मिल रही है, उसमें डिफरेंट नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है ना। तो ये इसकी डिस्कवरी प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है। और ये किसने किया आपकी, तो ये आपके किया है, बिल्कुल नाम ये एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए। जैसे ही भीमबेटका का नाम आए दिमाग में, तुरंत वीएस वाकणकर का नाम याद आना चाहिए आपको। तो वीएस वाकणकर ने इसको डिस्कवर किया था, और ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने इसको 1957 में डिस्कवर किया है, तो ये बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है। ये 1957 में इसको डिस्कवर किया गया है, और 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। नाउ लेट्स सी द हड़प्पन साइट्स एंड उनकी आज क्या लोकेशन है वो हमें बतानी है। तो देखिए, ये जो बालू साइट है आपकी, इसमें देखिए एक, बाकी चाहे आपको ना भी पता हो, बट आपको बी जो है मांडा, ये जरूर पता होगी। ये आपकी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो बी देख लेते हैं, बी अगर सही मैच है तो हम शायद बाकी, ओके ये दो में मैच है। चलिए और देख लेते हैं फिर। बालू जो आपकी साइट है, यहाँ पे मेंशन है, बालू है आपकी हरियाणा में। तो यानी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 अभी भी मैच नहीं हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी आपकी साइट है। तो वेट, नेक्स्ट आपकी साइट है पादरी। तो पादरी जो है आपकी, वो है आपकी, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पादरी आपकी गुजरात में है, और हुलास जो है वो यूपी में है ना। पादरी जो है आपकी गुजरात में है, यानी सी का आपका राइट आंसर क्या होगा, 4। और हुलास आपकी कहाँ है, यूपी में। इस तरीके से हमारा ये करेक्ट मैच हो गया। सो 3, 2, 4 एंड 1। तो डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो देखिए, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय व्हिनसांग, अबू जैद एंड अल मसूदी एंड अल बरूनी। आपको पता है ये सारे ही आपके फॉरेन ट्रैवलर्स रहे हैं, और इन्होंने जो मुल्तान का सन टेम्पल है उसके बारे में मेंशन किया है। द पिलग्रिमेज टू सांबरपुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। तो दोनों ही स्टेटमेंट देखना है आपको कि ये सही है कि नहीं है। तो देखिए, जब आप सन टेम्पल की बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, कि सन टेम्पल्स में आपका टेम्पल का, सन टेम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। और आज भी इंडिया में कई सन टेम्पल्स हैं, जैसे आपका एक है कोणार्क सन टेम्पल, है ना। तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत रही है इंडियन हिस्ट्री में, और इसीलिए ये टेम्पल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो आपके दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। सी, यानी ये मेंशन किए गए हैं, सन टेम्पल का डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है इन टेक्स्ट में। और दूसरा कि ये सांबापुर से सन वर्शिप से एसोसिएटेड है, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल सबको याद होगा, ऐसे ही कश्मीर में है आपका उद्दंड मार्तंड, सॉरी उद्दंड मार्तंड नहीं है, कश्मीर में एक सन टेम्पल है। आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि उस टेम्पल का नाम क्या है। कुछ इसी तरीके से नाम है जिस तरीके से मैंने अभी मेंशन किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल इन 1748, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद हुई थी ये ट्रीटी, और दूसरा स्टेटमेंट दिया इंग्लिश को इसके बाद मद्रास वापस मिल गया था। तो बिल्कुल सही सही, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपको पता है 1740 वेट 1746 से 48 तक हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसका एंड जो है वो आपकी एक्सला चैपल की ट्रीटी से होता है,
और इसके ट्रीटी के तहत जो इंग्लिश है वो जीत जाते हैं, इसलिए वो मद्रास को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैच करना है आपको, यहाँ पे इन को ईयर से मैच करना है, कौन सा एक्ट कब आया है, तो वो आपको देखना है इसमें। तो देखिए इंडियन आर्म्स एक्ट जो है आपका वो 1878 में ही आया है, यानी फर्स्ट जो है वो आपका सही है। दूसरा रॉयल टाइटल एक्ट जो है आपका 1876 में आया है, ये भी ठीक है। तीसरा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये भी ठीक है, 1861 में आया है। और इंडियन डाइवोर्स एक्ट, ये भी 1861 में, यानी 1 2 3 4 जो है इसमें वो राइट ऑप्शन है। सो इसका मतलब आपका सी जो है वो राइट ऑप्शन है ना। चलिए, और देखिए रॉयल टाइटल एक्ट में क्या हुआ था, टाइटल से मतलब इसमें यही था कि बस क्वीन विक्टोरिया जो है उनको इंडिया की एम्प्रेस घोषित कर दिया गया था, इसीलिए रॉयल टाइटल एक्ट बोला गया है इसको। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इधर कुछ सिविलाइजेशन या कुछ सिविलाइजेशन दी हैं और इधर उनका नेचर दिया है, हमें बताना है कि कौन सी सिविलाइजेशन किस तरीके की थी। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, एवरीबडी नोज इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। तो लेट्स सी ए फोर्थ यानी दो आपके एलिमिनेट हो गए। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, अगर हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें सो ये आपकी कैसी थी, एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी। सो बी थ्री अभी तक हमारा सही जा रहा है। ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी आपकी, सबको पता है, इट वाज अ पेस्टोरल सोसाइटी, यानी चरागाहों पे ज्यादा डिपेंडेंट थी। मिडिवल पीरियड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जमीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस हो गई है, लैंडलॉर्डिज्म देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। यस, इसमें गलत मैच किया हुआ है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया आपके लिए, ये देखिए, है ना। इंडस वैली अर्बन, ये गलत मैच है, मैंने आपको एग्जैक्टली सही बता दिया है। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम इंडिया में किसने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया। ऑल्दो ये थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, आप सबसे अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जीके या जीएस का पार्ट है आपका, सिक्किम इंडिया में कब मिला है, ये आप में से कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में। वेट, जो सिक्किम है वो इंडिया में मिला है आपका 1975 में, ठीक है। बट उससे पहले, ये तो तब हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने मिलाया है, बट उससे पहले भी सिक्किम कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट रहा है इनडायरेक्टली। तो वो किसने मिलाया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है, ये 1836 से लेके 40s के टाइम पीरियड में इंडिया पे इनका रूल रहा था। और इनके टाइम पे क्या हुआ, एक ट्रीटी होती है जिसे हम ट्रीटी ऑफ तातिया बोलते हैं, ततालिया बोलते हैं, यस, ट्रीटी ऑफ टिटालिया। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ने सिक्किम को एक प्रोटेक्टरेट का स्टेटस दे दिया कि आप हैं तो इंडिपेंडेंट, बट हम आपको प्रोटेक्शन देंगे अगर आप पे कोई आक्रमण होता है तो। ये ब्रिटिशर्स का एक तरीका होता था इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और सिक्किम फाइनली इंडिया में कब मर्ज हुआ है, 1975 में। Who among the following leaders did not participate in second round table conference? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको आइडिया होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर हम इनको ऐसे लिख दें, आरटीसी जो है वो हमारी कितनी हुई है, टोटल 3 हुई है ना। टोटल 3 हुई है, 1931, सॉरी 30, 1931 एंड 1932। और जिसमें से आपकी जो सेकंड वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट और सेकंड में नहीं किया है गांधी ने पार्टिसिपेट, सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में किया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर रहता है आपकी न्यूज में, होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया गांधी ने किया है, तो गांधी तो एलिमिनेट हो गए। सरोजिनी नायडू ने भी किया है आपके, और किसने नहीं किया है हमें ये बताना है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसमें से लीडर आइडेंटिफाई करना है आपको। तो जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि मदन मोहन मालवीय ने भी पार्टिसिपेट किया था, आपकी सरोजनी नायडू ने भी विमेन को रिप्रेजेंट किया था, और एम के गांधी भी इसमें गए थे, ठीक है। चलिए, यस, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बुक्स को उनके राइटर से मैच करना है, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहते हैं बुक्स, इसलिए बुक्स की एक अलग से लिस्ट बनाइए। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये आपकी किसने लिखी है, लाला लाजपत राय, वेरी करेक्ट। गीता रेस, ये तो बहुत फेमस बुक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। तो चारों अपनी जगह पे एकदम करेक्ट मैच हैं, ऑल्दो हमें ऑप्शंस बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं इसमें, चारों ऑप्शंस गलत हैं, सॉरी। चलिए,
तो यहाँ पे मैंने इनको सही कर दिया है। देखिए 1 2 3 4 आपका करेक्ट मैच होगा, है ना। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय, गीता राय बालगंगाधर तिलक, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। 14 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल, मैसूर। तो देखिए डिंडीगुल लिख देता तो शायद आपके लिए टफ हो जाता, लेकिन मैसूर लिख दिया है तो अब आसान हो गया ये सवाल आपके लिए। तो मैसूर आपको पता है किसके कंट्रोल में था आपका? हैदर अली, है ना। हैदर अली हैं आपके, टीपू सुल्तान थे इनके बेटे। तो लेकिन अगर यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि मॉडर्न आर्मरी को किसने एस्टेब्लिश किया, यानी आपके मॉडर्न जो एक तरीके से तोप खाने हैं और इनको किसने एस्टेब्लिश किया, तो वो आपकी किया था हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली अपने समय से काफी एडवांस्ड रूलर थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का भी बहुत अच्छी तरह अपोज किया था, ऑल्दो वो लोग जीत नहीं पाए और उनका जो मैसूर था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया था बाद में, मगर ये काफी बहादुरी से लड़े थे। तो हैदर अली जो हैं वो आपके मैसूर के राजा थे और 1755 में इन्होंने एक मॉडर्न आर्मरी स्टेब्लिश की थी और मेनली इन्होंने हेल्प की थी फ्रेंच से, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। रीजन दे रहा है इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री। तो जब ये बात कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के रिवेन्यू सिस्टम चलाए, ठीक है, बिल्कुल सही है। इससे क्या हुआ कि हमें जो पेजेंट क्लास है, जो आपका किसान समाज है, कृषक समाज है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देखने को मिली। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू और ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है कि 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे। एक था आपका परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी कहते हैं, एक था आपका रैयतवाड़ी और एक था आपका महालवाड़ी। अब इनमें सब में अलग अलग इंसान इंपॉर्टेंट था। परमानेंट सेटल में आपके जमींदार इंपॉर्टेंट थे, रैयतवाड़ी में किसान और महालवाड़ी में आपके क्या थे, पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा महल इंपॉर्टेंट था। और इसी से क्या हुआ, अलग अलग तरीके की क्लासेस पावरफुल बन गई। जैसे जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट था वहाँ जमींदार स्ट्रांग हो गए, जहाँ रैयतवाड़ी था वहाँ किसान स्ट्रांग हो गए जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, और जहाँ महालवाड़ी सिस्टम था वहाँ गांव के गांव कुछ कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग हो गई जिनके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए इनको अरेंज करना है आपको, ये टेक्स्ट दिए गए हैं और इनको अरेंज करना है, तो इनको मैच कर लेते हैं एक बार। फतवा जानारी, पृथ्वीराज राठौर, किताबुल हिंद और तबकाते नासिरी। तो बुक्स के हिसाब से आपको आइडिया होगा, देखिए इनमें सबसे पुरानी जो लिखी बुक है दैट इज थर्ड, यानी किताबुल हिंद। क्योंकि इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन वो ये है कि ये देखिए किसने लिखी थी किताबुल हिंद, बहुत ही फेमस बुक है, ये लिखी थी एल्बरूनी ने, है ना। एल्बरूनी ने लिखी थी और 10th सेंचुरी में जब वो इंडिया आया था तब लिखी थी उसने। और इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर पे आएगी वो आएगी आपकी पृथ्वीराज रासो, क्योंकि ये 11th सेंचुरी का टेक्स्ट है ना। 11th सेंचुरी एंड हो रही है, 12th सेंचुरी शुरू हो रही है, उस टाइम पे लिखा गया है। क्योंकि ये किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता रहा है। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 1170 से लेके 1192 तक उनका शासन रहा है, ठीक है। और वहीं फतवा जहांदारी जो बुक है, ये तो आपकी बहुत बात की है, 14th 15th सेंचुरी की है। ये किसके बारे में बताता है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता रहा है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और वहीं जब आपकी नेक्स्ट बुक की बात करें दैट इज तबकाते नासिरी, ये आपका इल्तुतमिश है, जब आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टेब्लिश हो रही है उस समय के बारे में बता रही है। तो आपका जो राइट ऑर्डर है वो जाएगा 3241, 3241, यानी डी जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, है ना। 3241 ये आपका राइट एक्सप्लेनेशन है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखी है, किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी है, तबकात नासिरी 13th सेंचुरी मिराज स्वराज ने लिखी है, और फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बंडी ने लिखी है और ये 14th सेंचुरी की बुक है। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकुंडा, जब औरंगजेब ने उस पर अटैक किया और उसको जीत लिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ए अबुल हसन कुतुब शाह। इन्हीं को ताना शाह भी बोलते हैं, ताना शाह भी बोला जाता था इन्हें। तो याद रखेंगे ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये बस आपको पता होना चाहिए कि जब गोलकुंडा को जीता औरंगजेब ने तो 1687 में जीता और उसका रूलर कौन था उस टाइम पे, अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल करेक्ट है, किया था अकबर ने। अकबर ने काफी सोशल रिफॉर्म्स किए थे। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल, ये इतना नहीं अकबर ने कर पाया है, ठीक है।
क्योंकि इतना भी वो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते थे कि आप एकदम लड़कियों को फ्रीडम दे दें कि आप अपनी मर्जी से शादी कर लीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ओनली वन ए इज द राइट आंसर। ठीक। और उन्होंने क्या मैरिज की एज फिक्स की थी, बॉयज के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 14 कर दी थी। नाउ ऑफिसर्स एंड देयर ड्यूटीज, इसको मैच करना है हमें। तो दीवान ए तन जो है वो कौन सा ऑफिसर होता था? देखिए मैं कह रही हूँ, मान लीजिए आपको इसमें एक आध ना भी पता हो बट कोई तो पता होगा। तो देखिए, वाकिया नवीस जो है, इसके नाम से ही क्लियर है। वाकिया मतलब नहीं हम बोलते हैं ये वाकिया हो गया हमारे साथ, मतलब कोई इवेंट हो गई, कोई घटना हो गई। तो वाकिया से याद रखिए ये कौन होगा आपका, मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड फरमान्स। ठीक है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, वाकिया मतलब इवेंट्स। तो ये डी से टू, बी टू। तो आपका ये देखिए यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है, बट एक बार चलिए मैच कर लेते हैं फिर भी। दीवान ए तन जो है वो आपका जागीर और सैलरीज का इंफॉर्मेशन रखते थे। वहीं आपका जो मुस्तरफी हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। और मुशर्रिफ जो हैं वो आपके ऑफिस का एक तरीके से इंफॉर्मेशन रख रहे थे। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलिए, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे, ये मुगल टाइम के सारे जो ऑफिसर्स और उनकी ड्यूटीज दी गई हैं, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कि शहनाए मंडी कौन होता था, और ये भी बताएंगे कि वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता है इतनी इंपॉर्टेंट वहां पे दरगाह है आपकी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद बिल्कुल ठीक है। शेख मोहम्मद हसैनी गुलबर्गा ये भी ठीक है। चौथा दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, गलत हो गया। ये तो इतने फेमस सूफी संत रहे हैं, और इनकी जो आपकी दरगाह है वो कहाँ है आपकी, दिल्ली में है। आज भी वहाँ पे उर्स होता है, समा लगते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया आपके दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग राजवाहा ऑफ फिरोज शाह? तो ये बताना है आपकी, राजवाहा करके एक नहर है जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बनी है। आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय पे काफी नहरें बनवाई थी, और उनसे टैक्स भी वसूला था, हक के शर्ब के नाम से। तो ये टैक्स भी वसूला है उसने, और उसने ये नहर जो बनवाई थी उसी को मुगल पीरियड में रिकंस्ट्रक्ट या रिस्टोर किया गया है। तो किस नाम से किया गया है? तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साहब ये नहर, साहब नहर। ठीक है, तो ये जो आपकी है ये यमुना का एक्सटेंशन थी। ठीक, तो ये यमुना का एक्सटेंशन है, और मेनली दिल्ली और आसपास के एरिया में पानी की सप्लाई के लिए बनवाई गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए नौरस? तो किताब ए नौरस ये एक आपके दक्षिण भारत के एक राजा रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। वो कौन है आपके, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, है ना। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है वो बीजापुर के सुल्तान रहे हैं, और इन्होंने ही इस किताब को लिखा है जो कि आपकी है किताब नौरस। और ये जो है ये आपके बताती है, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है इन प्रेज ऑफ हिंदू और सूफी जो भी इस्लामिक सेंट्स हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड है। और ये दक्षिणी उर्दू लैंग्वेज में लिखी गई है ना। दक्षिण भारत के ये रूलर रहे हैं बीजापुर के, और उनका नाम क्या है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। देखिए, कोई रूलर अगर कोई टेक्स्ट लिख रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपके लिए। तो किताब नौरस जरूर याद रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ओके, तो ये था आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का। और ये देखिए एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है, इसमें कई क्वेश्चंस आपको आते होंगे, नहीं भी आते होंगे। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, रिवीजन करिए ताकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आप गलत ना करें। चलिए, तो इसी के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है हमारा इवैल्यूएशन प्लान, जो कि आपकी मेंस की तैयारी को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। और देखिए, आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको ये इवैल्यूएशन प्लान्स मिल रहे हैं। 4999 में मिल रहा है, वहीं आपको 799 में मिल रहा है। और ये 1 मंथ प्लान भी है, आपको मान लीजिए थोड़ा पहले ट्रायल देखना है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन हो रहा है, क्या किस लेवल का आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है, आपकी राइटिंग में कितना सुधार है क्या नहीं है, वो सब आप देख पाएंगे। 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रहेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। सो ये सब का फायदा उठाइए, और जाके हमारे प्लान्स चेक करिए हमारी वेबसाइट पे, दैट इज अवलोकन IAS। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं आपसे 2021 के क्वेश्चन पेपर